हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीक्षा। वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, द लिमिटेशन एक्ट 1963। एक्ट नंबर 36 ऑफ 1963। आई होप यू लाइक ऑल द वीडियोस। ये जो डेट लिखी जाती है 5 अक्टूबर 1963, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। ये डेट लिखी जाती है जब प्रेसिडेंट अपना असेंट साइन करता है, बिल को साइन करता है, उस दिन की डेट रहती है ये। चलिए, बिना टाइम गवाए हुए सबसे पहले समझते हैं लिमिटेशन एक्ट में है क्या। लिमिटेशन एक्ट किसके बारे में बताता है। अभी तक हम बहुत सारे एक्ट्स पढ़ चुके हैं, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। हमारा सीआरपीसी प्रोसीजरल लॉ है और आईपीसी क्या था, सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी को चेंज कर दिया गया है बीएनएस में, नाम चेंज कर दिया गया है, बहुत सारे लॉज भी चेंज किए गए हैं, तो आप अभी थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन लिमिटेशन ऐसा कुछ भी नहीं बताता है, ना प्रोसीजर, ना किसी प्रोसीजर को स्टैब्लिश करता है, ना ही कोई सब्सटेंटिव लॉज बताता है। लिमिटेशन एक्ट बताता है कि कोई भी किसी भी लीगल रेमेडी और लीगल एक्शन लेने के लिए एक समय अवधि एक समय अवधि को निर्धारित किया गया है। अगर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच करना चाहते हैं तो एक ड्यूरेशन के अंदर करना पड़ेगा। यह लिमिटेशन एक्ट बांधता है लीगल रेमेडी को समय अवधि से, यानी कि आपको एक टाइम पीरियड बताता है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने राइट्स के लिए सोते रहो, कोई भी राइट्स और आप सो रहे हो, नहीं। अगर आपको वो राइट दिया गया है तो आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर रहें। ऐसा नहीं है जैसे कोई भी आपके साथ, मान लीजिए कोई फ्रॉड हुआ है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो एक लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही आप कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं अरे हम तो आराम से कर देंगे, क्या हो रहा है, नहीं, वो टाइम निकल जाएगा, फिर कोर्ट आपकी हेल्प नहीं करेगा अगर आप अपने राइट्स पे सो रहे हो। चलिए, बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन नंबर 1। अब जैसा कि हम जानते हैं, सेक्शन नंबर 1 ज्यादातर शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट के बारे में ही बात करता है। इसका नाम, जो दिस एक्ट में बी कॉल्ड लिमिटेशन एक्ट 1963, इस एक्ट को क्या कहा जाएगा, द लिमिटेशन एक्ट 1963। बच्चे बहुत लोग ये गलती करते हैं कि नाम उसका लिख कर आते हैं इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, जबकि ये गलत है, क्योंकि उसका नाम क्या है, द लिमिटेशन एक्ट 1963। तो आप ये गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अपने जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो उसका नाम ही आपको पता नहीं है, तो फिर ये बहुत ज्यादा अनइफेक्टिव बात हो जाती है। इसी का सबसेक्शन 2 कहता है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इसी का सबसेक्शन 3, इट सेल्फ कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉन। सेंट्रल गवर्नमेंट जब से इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट पे डालेगी तब से ये क्या होगा, फोर्स में आएगा। इसको बहुत टाइम हो गया है अब तो। जो सेकंड सेक्शन है वो डेफिनेशंस के बारे में बताता है। ये पार्ट है जो आपको थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जब बनाया गया तो उन्हें पता है कि आप लिमिटेशन एक्ट में तब आएंगे जब आप सारे लॉज को पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा कि एप्लीकेंट क्या है, एप्लीकेशन क्या है। हम सिर्फ यहाँ ये बताएंगे कि उसमें क्या चीजें इंक्लूड की जाए गई है हमने इस एक्ट में। तो पहला है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट में क्या क्या इंक्लूड है, अ पिटिशनर, जो भी पिटिशन फाइल करता है वो पिटिशनर, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom an applicant derives his right to apply, कोई भी व्यक्ति जिसके कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति से अपने राइट्स को ड्राइव कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से अपने राइट्स को ड्राइव कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा, एप्लीकेंट की कैटेगरी में आएगा। Any person whose state is represented by the applicant as executor, as administrator or other representative, कोई भी पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है एप्लीकेंट द्वारा किसी भी व्यक्ति को, तो वो क्या कहलाएगा, एप्लीकेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन किसको इंक्लूड करता है, पिटीशन को। एप्लीकेशन के अंदर पिटीशन आता है। अगर एप्लीकेशन की उन्हें जनरल डेफिनेशन देनी होती तो वो क्या देते, कोई एप्लीकेशन एज नोट्स विच वी कैन अप्रोच टू द कोर्ट, लेकिन नहीं, उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन में क्या इंक्लूड है, पिटीशन इंक्लूड है जो पिटिशनर फाइल करेगा। इसी का नेक्स्ट बोलता है बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स अ हुंडी एंड अ चेक। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड है, हुंडी और चेक। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये मिनिमम 3 पीपल्स के बीच में होता है, एक प्रॉमिस बनाता है, एक उसको फुलफिल करता है, ठीक है।
और एक के रिगार्डिंग जिसके अंदर प्रॉमिस बनता है। नेक्स्ट, बॉन्ड इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट whereby a person obliges himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if a specified act is performed or is not performed as the case may be। बॉन्ड क्या होता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट कोई भी इंक्लूड होता है जब कोई व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति बाध्य होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्ट करने के लिए या फिर उस एक्ट को ना करने के लिए, यानी उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई होती है। ऐसा कि अगर तुम ये एक्ट करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, अगर तुमने ये एक्ट नहीं किया तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, या इसका वाइस वर्सा, अगर तुमने ये एक्ट नहीं करते हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, या फिर ये एक्ट नहीं करते हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो बाध्य होता है, वो कंडीशन लगी होती है उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्ट को परफॉर्म या फिर परफॉर्म ना करने के लिए। नेक्स्ट, डिफेंडेंट इंक्लूड्स, डिफेंडेंट की डेफिनेशन है जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a defendant drives his liability to be sued। एक डिफेंडेंट की कैटेगरी में डिफेंडेंट तो रहेगा ही, उसके अलावा दो चीजें और हैं। पहली है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा डिफेंडेंट अपने लाइबिलिटी को ड्राइव कर रहा है सू करने के लिए, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा? डिफेंडेंट की कैटेगरी में आएगा। सेकंड है एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफेंडेंट एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और अदर रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी को एक अदर पर्सन एज एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर अदर रिप्रेजेंटेटिव के बतौर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी किसकी कैटेगरी में आएगा? डिफेंडेंट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है ईजमेंट। ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ईजमेंट क्या होता है? ईजमेंट होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर लीगल राइट्स एस्टेब्लिश कर ले, उसको ईजमेंट बोलते हैं। इसके जो हिंदी में नहीं, उसको बटाई भी बोलते हैं कई बार, लेकिन वो ट्रांस टीपीए में होगा, इसमें नहीं बच्चे। इंक्लूड्स अ राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा राइट जो किससे अराइज नहीं होता? कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता। अगर कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता तो कोई भी प्रॉपर्टी है हम ले लेते तो वो ईजमेंट नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट होता फिर। by which one person is entitled to remove and appropriate his own profit any part of the soil belonging to another or anything growing in, attached to or subsisting upon the land of another। कोई भी प्रॉपर्टी जो सॉइल पे से जुड़ी है या फिर वही सॉइल या फिर जिससे उससे अटैच्ड है, उस पे ऊपर उग रही है, ग्रो कर रही है, तो वो उस पे क्या है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिना अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए अपने लीगल राइट्स को स्टैब्लिश करता है, तो उसको हम ईजमेंट कहते हैं। इसके बारे में हम आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और इसके बारे में टीपीए में बहुत विस्तार से, तो आप टेंशन मत लो, हम इसको आगे भी कवर करेंगे। फॉरेन कंट्री मीन्स एनी कंट्री अदर देन इंडिया। इंडिया को छोड़ के कोई भी फॉरेन कंट्री, उसको हम इंक्लूड करते हैं, वो सारी फॉरेन कंट्री है, आपको पता ही है। गुड फेथ, नथिंग शैल बी डीम्ड टू बी डन इन गुड फेथ व्हिच इज नॉट डन विद द ड्यू केयर एंड अटेंशन। कोई भी चीज गुड फेथ में नहीं की जाएगी अगर वो किसमें नहीं की गई है? प्रॉपर ड्यू केयर और अटेंशन के साथ नहीं की गई है, तो उसको गुड फेथ नहीं माना जाएगा। गुड फेथ का फिर से बता रही हूँ, ड्यू केयर एंड अटेंशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, प्लेंटिफ इंक्लूड्स, वही दो बातें। प्लेंटिफ में प्लेंटिफ तो इंक्लूड होगा ही, उसके अलावा दो चीजें, एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू whom a plaintiff drives his right to sue। कोई व्यक्ति जिसके थ्रू प्लेंटिफ ने क्या किया? अपने राइट को ड्राइव किया है सू करने का, तो उसको क्या है? वो प्लेंटिफ की कैटेगरी में आएगा। या फिर एनी पर्सन हुज स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लेंटिफ एज एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी व्यक्ति जो उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, कैसे? एज एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कोई अदर रिप्रेजेंटेटिव से, तो वो क्या आएगा? वो भी प्लेंटिफ की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पूरी चर्चा ही इस चीज के ऊपर है कि लिमिटेशन क्या होगा, लिमिटेशन का पीरियड क्या होगा। मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। सेक्शन के बाद हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने सूट, अपील और एप्लीकेशन को तीन अलग भागों में बांट के रखा है। उन्होंने बताया किस चीज की कितनी लिमिटेशन है। तो जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन वही होगा जो इन तीनों की कैटेगरी में फॉल होता है, सूट, अपील और एप्लीकेशन की। प्रिस्क्राइब पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। प्रिस्क्राइब पीरियड यानी कि वह पीरियड जो इस एक्ट में बताया गया है, जो पीरियड को प्रिस्क्राइब किया गया है, जो इस एक्ट के प्रोविजंस में बताया गया है, उसी को प्रिस्क्राइब पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट, promissory note। promissory note means any instrument whereby the maker engages, जो मेकर होते हैं वो एंगेज होते हैं absolutely to pay a specified sum of money to another at a time therein limited or on a demand or at a site। promissory note और bill of exchange में आप कंफ्यूज मत होइएगा।
प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, जब मेकर्स क्या होते हैं एंगेज होते हैं उसी में। ये जनरली दो लोगों के बीच में होता है कि एक ने प्रॉमिस किया, एक ने प्रॉमिस किया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, और फिर दूसरे ने उस प्रॉमिस को फुलफिल किया। ठीक है, दो लोगों के बीच में होता है कि हाँ उन्होंने प्रॉमिस किया, उन्होंने आपको फुलफिल किया। लेकिन जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज तीन लोगों के बीच में होता है, प्रॉमिस कोई और कर रहा है, पैसे कोई और दे रहा है, और उसको एप्लीकेबल कोई और कर रहा है। नेक्स्ट, सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। सूट में कोई भी अपील या फिर एप्लीकेशन को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, फिर वाइस वर्सा अपील इज नॉट इंक्लूड does not include suit or an application, या फिर application does not include suit or an appeal. Tort means a civil wrong which is not exclusively breach of a contract or breach of the trust. Tort में क्या आएगा, tort क्या है, सिविल रॉन्ग है जो एक्सक्लूसिवली क्या किस 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 चीज को नहीं नहीं कंटेन करता है, वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये दोनों चीजें टॉर्ट में नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ बेनामीदार। बेनामीदार शब्द आगे बहुत बार आएगा, अपन इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ट्रस्टी कौन 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 इंक्लूड नहीं होता, कोई भी बेनामीदार या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने जिसका मॉर्टगेज और मॉर्टगेजी का रिश्ता है और वो खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी व्यक्ति उस पर सेटिस्फाइड नहीं है और उसको रॉन्गफुल पोजीशन लिए हुआ है, तो वो व्यक्ति ट्रस्टी नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्टी का मतलब ही है जिसपे आपको ट्रस्ट है, उस व्यक्ति को आपने अपनी प्रॉपर्टी दी है। तो वो व्यक्ति जिसका भी रॉन्गफुल पोजीशन में नाम तक आ जाता है, वो ट्रस्टी नहीं की डेफिनेशन में फॉल नहीं होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, सारी डेफिनेशन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स ओपन है, प्लीज। थैंक यू।